जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हिंदी व्याकरण की जो कक्षा है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाएं। वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। ठीक है, सभी लोग जुड़ेंगे और जल्दी फटाफट से स्टार्ट होने वाला है। तो उत्तर भी आप लोगों को बताना है, जल्दी उत्तर बताएंगे सभी लोग, तो जल्दी से उत्तर बताएं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में अक्षर का अनेकार्थी नहीं है तो कौन सा नहीं है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। अक्षर का अनेकार्थी कौन सा नहीं है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी लोग उत्तर बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन अपना है, निम्न में अक्षर का अनेकार्थी नहीं है आत्मा, वर्ण, स्थिर या फिर अक्षत। तो अक्षर का अनेकार्थी हमें बताना है, फटाफट से बताना है। अक्षर वही वाला अक्षर, का खा गा वाले अक्षर हैं अक्षर का अनेकार्थी, तब हमें बताना है। तब अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है कि अक्षर का अनेकार्थी नहीं होता, तो वो नहीं होता अक्षत, यानी विकल्प नंबर जो 4 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, 4 नंबर इसका सही होगा। अक्षत, अक्षर का अनेकार्थी अक्षत नहीं होता, अक्षत। ठीक है, याद रख लेना, 4 नंबर इसका सही होगा। स्थिर है, आत्मा भी है, वर्ण भी है, लेकिन अक्षत इसका अनेकार्थी नहीं होता, तब आपका विकल्प नंबर जो 4 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोगों को बताना है। कनक का अनेकार्थी नहीं है तो क्या नहीं है। बिच्छू, आटा, धतूरा या फिर सोना। तो कनक का बताना है हमें, कनक का अनेकार्थी क्या नहीं होता। सभी लोगों को उत्तर बताना है, कनक का अनेकार्थी क्या नहीं होता। तो सभी लोगों को उत्तर बताना है, कनक बताना है। कनक, कनक का अनेकार्थी नहीं है तो क्या नहीं है। 94 का उत्तर बताना है, तब सही जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, बिच्छू, यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर और बाप पाए बोराए। ये किससे, जो पंक्ति है ये आपने पढ़ी होगी यमक अलंकार की। कनक, कनक, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक का होता है सोना, सभी ने पढ़ा है। लेकिन कनक का अनेकार्थी नहीं होता तो बिच्छू नहीं होता। अब हमें यहाँ नक्षत्रों बताना है। नक्षत्रों का समूह को व्यक्त करने के लिए सही शब्द क्या है। नक्षत्रों, नक्षत्र आप लोग समझते हो, नक्षत्रों के समूह को व्यक्त करने वाला एक सही शब्द बताना है। गण, कुल, वृंद या फिर पंक्ति, तब उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोग उत्तर बताना है, हाँ जल्दी से उत्तर बताना है। नक्षत्रों का समूह को व्यक्त करने के लिए सही शब्द होगा तो क्या होगा, जल्दी से बताओ उत्तर क्या होगा। बहुत बढ़िया जसवंत जी, वेलकम, सभी लोग उत्तर बताएंगे। 95 का उत्तर क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 95 का जो आपका उत्तर हो जाएगा, नक्षत्रों का समूह को व्यक्त करने वाला सही शब्द है तो वो है गण। गण यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो इसका सही हो जाएगा। गण जो है नक्षत्रों को व्यक्त करने वाला एक सही शब्द माना जाएगा, 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। मंगल जी, अंगल है संकीर्ण का विलोम क्या होगा। संकीर्ण का विलोम हमें बताना है, तब आंसर क्या होगा। सभी लोगों को उत्तर बताना है। प्रियंका, पुष्पा जी, नीलम जी, सभी लोग उत्तर बताएंगे। अमर सिंह जी, आकांक्षा जी, संकीर्ण का विलोम क्या होगा। विस्तार, संक्षेप, विकीर्ण या फिर विस्तीर्ण। तो 96 का उत्तर बताना है। थोड़े से आराम से उत्तर बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो संकीर्ण का जो विलोम होगा वो क्या होगा। तब 96 का अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है कि संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण, यानी विकल्प नंबर जो 4 है वो इसका सही हो जाएगा। विकीर्ण नहीं होगा, इसका विस्तीर्ण होगा, यानी 4 नंबर जो है वो इसका आंसर सही होगा। अधिकांश लोगों ने सी बताया है, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण। ठीक है, ध्वंस का विलोम बताना है। ध्वंस का क्या होगा, प्रलय, निर्माण, मजबूत या फिर कठोर। तब 97 का आंसर सभी को बताना है। ध्वंस का विलोम क्या होता है, जल्दी से उत्तर सभी लोग बताएंगे। ध्वंस का विलोम क्या होगा, तो सभी लोगों ने बताया है 96 का, है ना। ध्वंस का विलोम बताना है। विलोम की बात हो रही है, पर्यायवाची की नहीं हो रही है। तो ध्वंस का जो विलोम होगा वो होगा निर्माण, यानी विकल्प नंबर जो 2 है 97 का, वो 2 सही हो जाएगा। ध्वंस मतलब होता है किसी चीज का विनाश, और हम उसका विलोम मांग रहे हैं तो निर्माण इसका सही होगा। ध्वंस का जो विलोम होता है वो होगा निर्माण। सभी को अच्छे से देखकर उत्तर बताना है। मृगेंद्र का पर्यायवाची अब हमें बताना है। मृगेंद्र का पर्यायवाची किरण, किरण, अहि, है या फिर शार्दुल। यहाँ पर है लिखा है ना, तो कौन सा होगा, सभी लोग उत्तर बताएंगे। मृगेंद्र का पर्यायवाची बताना है। हिरण है, अहि है या फिर शार्दुल है, तब उत्तर क्या होगा। 98 का सभी लोगों को बताना है। अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है कि मृगेंद्र का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है। अधिकांश लोग बता रहे हैं हिरण,
लेकिन उत्तर इसका सही हो जाएगा क्या, प्रश्न क्रमांक 98 का जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो होगा शार्दुल, यानी जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है शार्दुल, है ना, तो विकल्प नंबर जो डी है वो इसका सही होगा, 4 नंबर इसका सही होगा। सभी लोग याद रखेंगे, मृग नहीं पूछा गया है, मृगेंद्र पूछा गया है, तो शार्दुल इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है तो क्या नहीं है, जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक 99 का उत्तर बताना है, समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पयोधी, जलधि, जलद या फिर बारिधि। तब 99 का अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं है तो क्या नहीं है, जल्दी से उत्तर बताना है। थोड़ी सी अच्छे से उत्तर बताएंगे कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा तो क्या होगा। तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया है बी, यानी कि जलद। जलद जो है ये पर्यायवाची नहीं है समुद्र का, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। 99 का जो है 2 नंबर इसका सही होगा। जो सभी लोगों ने उत्तर बताया है जलद जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है तो क्या कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 100 का उत्तर बताना है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। सभी लोगों को आंसर बताना है, जल्दी जल्दी से बताना है ना। कुछ प्रश्न कठिन और कुछ सरल प्रश्न हैं, तब सभी को उत्तर बताना है। क्रिया का मूल रूप कहलाता है तो क्या कहलाता है, तब आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, धातु, क्रिया विशेषण, कारक या फिर शब्द रूप। तो उत्तर बताना है क्या कहलाता है। क्रिया आप लोग पढ़ते होंगे, क्रिया कहलाती हैं सकर्मक, अकर्मक, ये सारी क्रिया होती हैं। तब उत्तर क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या, एक, धातु। व्याकरण, व्याकरण होती है, कोई इसमें वो नहीं है। हिंदी व्याकरण आप कहीं भी पढ़ो, हिंदी व्याकरण होती है, चाहे वो यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, कोई भी टेट हो। तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है तो धातु कहलाता है, 1 नंबर इसका सही होगा। तुलसीकृत में कौन सा समास है, 101 का उत्तर बताना है। तुलसीकृत में हमें समास बताना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो जल्दी से उत्तर बताना है, तुलसीकृत में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या द्विगु समास। तब 101 का उत्तर बताना है सभी लोगों को। तुलसीकृत, तुलसीकृत मतलब क्या हो जाएगा, 101 का उत्तर तुलसी द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत, है ना। तो विकल्प नंबर जो सी है वो इसका सही। अधिकांश लोगों ने तत्पुरुष समास बताया है। अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, अर्थ के आधार पर बताना है ना, जल्दी बताओ। अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है, शब्द, वर्ण, पद या फिर वाक्य। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ के आधार पर बताना है, थोड़ा सा समझ के बताना है। हम अगर बात करते हैं कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तब सभी लोग बताते हैं कि सब वर्ण है, लेकिन जब अर्थ के आधार पर पूछा जाता है तो इसका उत्तर आ जाता है शब्द, क्योंकि अर्थ जो निकलता है वो शब्द का निकलता है, वर्ण का नहीं निकलता। तो अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द मानी जाती है। पिसुन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, पिसुन का बताना है। 103 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। पिसुन का पर्यायवाची क्या है, पिशाच, पीसना, बेईमान या फिर चुगलखोर। तब 103 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। कैलाश जी, प्रिंस जी, नीलम जी, प्रियंका जी, यतेंद्र जी, स्वाति जी, सभी को उत्तर बताना है। पिसुन शब्द का पर्यायवाची बताना है। तब आपका 103 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा विकल्प नंबर, क्या हो जाएगा, पिसुन। पिसुन का बताना है, फटाफट बताएं। पिसुन का पर्यायवाची बताना है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। अधिकांश लोगों ने ए बताया है, प्रियंका जी डी बता रही हैं और पूरन जी भी डी, बहुत बढ़िया, डी नंबर इसका सही होगा। पिसुन का शब्द का पर्यायवाची होता है चुगलखोर, 4 नंबर इसका सही होगा साथियों, 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, जल में लगने वाली आग क्या कहलाती है। 104 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, दावानल, बड़वाग्नि, जठराग्नि या कोई नहीं। तो 104 का सभी को पता है, सभी लोग उत्तर बताएंगे। जल में लगने वाली जो आग है वो क्या कहलाती है, सभी को उत्तर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग उत्तर लिखेंगे। 104 का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी को उत्तर बताना है, जल में लगने वाली आग क्या कहलाती है। 104 का जो सभी लोग उत्तर बता रहे हैं वो क्या हो जाएगा, जल में लगने वाली जो आग है वो क्या कहलाती है। तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है, क्या जल में लगने वाली आग कहलाती है बड़वाग्नि। बड़वाग्नि यानी विकल्प नंबर जो 3 है वो इसका सही हो जाएगा। 104 का उत्तर होगा 3, है ना, विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, गूलर का फूल होना। और जंगल की बात आएगी कि जंगल में लगने वाली आग कौन सी है, तो उसे दावानल कहते हैं, ठीक है, और जल में लगने वाली को बड़वाग्नि कहते हैं। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तब सभी लोग उत्तर बताएंगे, गूलर का फूल होना
मुहावरे का अर्थ बताना है। तो कभी भी ना दिखाई ना देना, कभी कभी दिखाई देना, या स्पष्ट दिखाई देना, या बहुत सुंदर होना। तो 105 का उत्तर सभी लोग बताएंगे गूलर का फूल होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है कि क्या बताया है, जल्दी से बताओ। गूलर का फूल होना मतलब जो है प्रश्न क्रमांक 105 का सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है, गूलर का फूल होना मतलब कभी भी दिखाई ना देना। 1 नंबर इसका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 इसका सही होगा। गूलर का फूल होना मतलब कभी भी दिखाई ना देना, विकल्प नंबर 1 इसका सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि, बहुत बढ़िया। और कभी भी दिखाई ना देना गूलर का फूल होना होता है। ठीक है, ए नंबर का। प्रज्वल का बताना है, प्रज्वल का सही संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 106 का उत्तर सभी लोगों को बताना है, क्या होगा? उज्ज्वल, उज्ज्वल सही संधि विच्छेद लिखो। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 106 का उत्तर क्या होना, सभी लोग बताएंगे। 106 का अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से सभी लोगों को उत्तर बताना है। तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया, बहुत बढ़िया आंसर। उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद होगा उत धन ज्वल, उत धन ज्वल बराबर विसर्ग व्यंजन संधि हो जाएगी बराबर उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल देख लेना, ये शब्द शुद्धि में भी आता है उज्ज्वल, इस प्रकार से लिखा था, आधा जा 2 बार आधा जा आता है इसमें उज्ज्वल में, वो सही माना जाता है। तब अगला क्वेश्चन है, सही शब्द छांटिए। अंतर्द्वंद, है ना, अंतर्देशीय, अंतरराष्ट्रीय या फिर अंतर्भाव। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सही शब्द छांटना है। 4 विकल्प हैं, 4 में से 1 का चयन सभी लोग करेंगे। 107 का उत्तर बताना है, तब सभी लोगों का उत्तर क्या हो रहा है? अंतर्द्वंद या फिर अंतर्देशीय या फिर अंतर्भाव या अंतरराष्ट्रीय। तो 107 का उत्तर अधिकांश लोगों ने जो है क्या बताया है? 107 का कुछ लोग सी बता रहे हैं, लेकिन इसका सही जो उत्तर हो जाएगा साथियों वो होगा डी, यानी कि अंतर्भाव जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग याद रख लेना, है ना। देखो यहाँ पर छोटी की मात्रा यहाँ पर नहीं लगती। ठीक है, यहाँ पर जो अंतर, ये यहाँ पर नहीं लगता, यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अंतर्द्वंद ये भी यहाँ पर लगेगा। तो जो 4 नंबर है वो इसका सही होगा, अंतर्भाव, है ना। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस आपको पता है साथियों कि रामचरितमानस ये तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, और जो है सबसे बड़ा महाकाव्य भी माना जाता है ना, रामचरितमानस सभी को पता है। और रामचरितमानस की सर्वाधिक टीकाएं भी लिखी गई, सर्वाधिक टीकाएं किसी ग्रंथ की लिखी गई तो वो रामचरितमानस की लिखी गई, तुलसीदास जी का, और ये अवधी भाषा में लिखा गया। यानी जो विकल्प नंबर बी है वो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि रामचरितमानस की जो भाषा मानी जाती है वो अवधी मानी जाती है। तब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि भारतीय संविधान हिंदी भाषा को मान्यता कब मिली भारतीय संविधान में? तब आपका उत्तर क्या होगा? आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को कब मान्यता मिली है? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1955 या फिर 14 सितंबर 1949 को। तब आपका 109 का उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब मिली? तब सभी लोगों ने प्रश्न क्रमांक 109 का जो उत्तर बताया है वो कब बताया है? 14 सितंबर 1949, है ना, 1949 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रिंस पटेल जी। ठीक है, 1949 इसका सही होगा। 14 सितंबर को हम प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और 14 सितंबर 1949 को इसे मान्यता मिली थी। तब उत्तर बताना है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जल्दी से बताना है, फ्रायड, कार्ल मार्क्स, बेनेडिक्टो क्रोचे या फिर टी.ई. ह्यूम। तो मनोविश्लेषणवाद के सभी लोगों को पता है कौन माने जाते हैं। 110 का उत्तर सभी को बताना है, सभी लोगों ने पढ़ा है। तो 110 का उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर, सिगमंड फ्रायड जो है, सिगमंड फ्रायड वो माने जाते हैं मनोविश्लेषणवाद के। 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर पंक्ति अलंकार है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा हो जाएगा? श्लेष, रूपक, यमक या फिर उदाहरण। तब आपको बताना है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर पंक्ति में अलंकार कौन सा है? 111 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, सभी लोग उत्तर बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को बताना है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, इस पंक्ति में जो अलंकार हो जाएगा वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तब सभी लोगों ने, अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है ना, क्या बताया है? बहुत बढ़िया आंसर, अधिकांश लोगों ने बताया है अलंकार रूपक। रूपक अलंकार इसमें सही हो जाएगा। डी नंबर, सी नंबर जो है वो इसका सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर।
3 नंबर इसका सही है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, इस पंक्ति में जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रीति से पूजन करवाते हैं। कौन करवाते हैं? सभी लोग बताएंगे। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हमें बताना है, जल्दी से बताना है। जब कोई भी त्योहार होता है, व्रत होता है, तो रीति से पूजन करवाते हैं। कौन करवाते हैं? जल्दी से बताना है, तब आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 बामन, है ना। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं बामन, यानी 1 नंबर 1 आपका सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों के। अगला क्वेश्चन है, बंजर का विलोम क्या होगा? बंजर का विलोम बताना है। 113 का उत्तर बताना है। बंजर का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सभी उत्तर बताएंगे। हाँ, जल्दी बताओ। बंजर मतलब क्या होता है और विलोम इसका क्या होगा? उर्वर, ऊसर, प्रस्तर या कोई नहीं। तो बंजर का विलोम क्या होगा? 113 का अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं और कुछ लोग ए बता रहे हैं। तब सभी लोगों का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों उर्वर। बंजर भूमि आपने देखी होगी और उर्वर भूमि देखी होगी, तो उर्वर का या बंजर का जो विलोम होगा वो होगा उर्वर, यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है? गेहूं का तत्सम शब्द बताना है। आप रोज गेहूं का आटा खाते हैं और गेहूं का तत्सम शब्द हमें पता होनी चाहिए। गोधूम, गोहुम या गोधूम या फिर गेहूं। तब उत्तर बताओ। 114 का आंसर क्या होगा? गेहूं का तत्सम शब्द सभी लोगों को पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए फटाफट से सभी को बताना है। गेहूं का जो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, लेकिन आपका उत्तर होगा 1, यानी कि गोधूम जो है विकल्प नंबर 1। गेहूं का तत्सम कहलाता है गोधूम। बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों ने। गोपाल जी, पुष्पेंद्र जी, प्रीति जी, अमित जी, बिंदु जी, लक्ष्मी जी, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। चौंच का तत्सम शब्द कौन है? चौंच का तत्सम बताना है। चू चू, चू चू, चंचू या इनमें से कोई नहीं। तो चौंच का तत्सम शब्द क्या होगा? 115 का उत्तर बताना है। जल्दी बताओ। 115 का जो आपका उत्तर आ रहा है, चौंच का जो तत्सम शब्द होता है। बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। जसवंत जी, हेमलता जी, रक्षा जी, नरसिंह जी, प्रिया जी, सभी के आंसर आए हैं विकल्प नंबर 3, यानी कि चंचू इसका सही हो जाएगा। उपे जी, खुरेसी जी, ठीक है, 3 नंबर इसका सही है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? सभी को बताना है। देवनागरी लिपि सभी को पता है ना। पैसाची, ब्राह्मी, खरोष्टी या फिर कैथी, तो किस लिपि से हुई है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति? तब सभी लोगों ने जो आंसर बताया है, बहुत बढ़िया आंसर बताया है। रितेश जी, प्रीति जी, अरविंद जी, है ना, सभी लोगों का जो आंसर आया है। आकांक्षा जी, यादव सानी जी, उत्तर है ब्राह्मी, यानी कि 3 नंबर जो है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर। निम्न में से तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध विकल्प बताना है तत्सम और तद्भव का। नृत्य, नाच, दधी, दही, चक्षु, आंख, नैन, आंख। तो आपको बताना है सबसे पहले तत्सम होगा और दूसरा शब्द होगा तद्भव। तब उत्तर अच्छे से बताना है। पहला शब्द तत्सम, दूसरा तद्भव। तो तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प अशुद्ध है बताना है। 117 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में लिखो। 117 का अशुद्ध शब्द कौन सा है? तब सभी को पता है कि अशुद्ध शब्द जो है वो डी, यानी कि नैन और आंख, ये जो है तत्सम तद्भव नहीं, जो है जोड़ा नहीं है, मतलब ये विकल्प अशुद्ध हो जाएगा विकल्प नंबर 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी सारे के सारे जो हैं वो सही हैं। नृत्य तत्सम है, चक्षु तत्सम है ना, दधी तत्सम है। ये सारी की सारी चीजें आपको समझना है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे बताना है। आपने सर्वनाम पढ़े होंगे और मुझे किस प्रकार का है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, दोनों या कोई नहीं। तब आपको उत्तर बताना है। सर्वनाम आपने पढ़े होंगे, उत्तम पुरुष सर्वनाम पढ़े होंगे, मध्यम पुरुष पढ़े होंगे, अन्य पुरुष पढ़े होंगे। तो आपको बताना है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम माना जाता है। 118 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि जो मुझे है, मुझे मतलब मुझे, तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। विकल्प नंबर जो 1 है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर। मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है, 1 नंबर इसका सही होगा। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी लोगों के। तब आपको बताना है साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। साधारणीकरण संकल्पना
किसने दी है? कुंतक ने, बामन ने, भट्टनायक या अभिनव गुप्त ने। तो साधारणीकरण संकल्पना के प्रणेता कौन माने जाते हैं? 119 का आंसर सभी लोगों को बताना है। तब सभी का आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथियों। 119 का आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि साधारणीकरण जो संकल्पना दी है या इसके प्रणेता जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं भट्टनायक, यानी जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर 3 नंबर इसका सही है। 3 नंबर भट्टनायक जी ने साधारण संकल्पना दी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, रमेश का संधि विच्छेद बताना है। प्रश्न क्रमांक 120 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। रमेश का संधि विच्छेद राधन मेष या फिर रमाधन एस या फिर रमधन एस या फिर रमाधन ईस। तब 120 का अधिकांश लोगों ने संधि विच्छेद जो बताया है वो बताया है 4 यानी रमाधन ईस बराबर हो जाएगा रमेश। बहुत बढ़िया आंसर, 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट। अगला देख लेते हैं, अबलो नसानी अबना नसे हो किसकी उक्ति है? जल्दी से बताना है। अबलो नसानी अबना नसे हो ये किसकी उक्ति है? सभी लोगों को बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट से बताना है। बिल्कुल गुण संधि है उसमें। तो अबलो नसानी अबना नसे हो किसकी उक्ति है? 121 का सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है? सभी लोगों का बिल्कुल सही आ रहा है कि जो अबलो नसानी अबना नसे हो ये उक्ति है तुलसीदास जी की। विकल्प नंबर जो 1 है वो इसका सही हो जाएगा। 1 नंबर सही है, ये तुलसीदास जी की है ना? 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। कबीरदास जी की नहीं है। अबलो नसानी अबना नसे हो ये तुलसीदास जी की है। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रख लेना, ए नंबर है। अगला क्वेश्चन है, आंखों के सामने के लिए एक शब्द होगा तो कौन सा है? आंखों के सामने लिखिए, परोक्ष, स्पष्ट, प्रत्यक्ष या कोई नहीं। आंखों के सामने के लिए एक शब्द बताना है। 122 का उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। आंखों के सामने के लिए एक शब्द का प्रयोग अगर आपको कहने के लिए बोला जाए तब आप उत्तर क्या लगाएंगे? तो अधिकांश लोग जो उत्तर लगा रहे हैं वो बी लगा रहे हैं। तब हम भी जो है सभी के साथ चलते हैं, तो प्रत्यक्ष इसका सही होगा। ठीक है, अपन बोलते ना कि प्रत्यक्ष आंखों के सामने। ठीक है, बहुत बढ़िया। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना। 123 का नीलकमल, चौमासा, यथाशक्ति या पद प्राप्त। तत्पुरुष समास का 123 का उत्तर सभी को बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फटाफट से सभी लोग बताएंगे तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा हो जाता है। तब सभी लोगों ने 123 का जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है? अधिकांश लोग उत्तर बता रहे हैं क्या? डी। बहुत बढ़िया आंसर, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। पद को प्राप्त यानी पद प्राप्त जो है ये इसका सही होगा। विकल्प नंबर 4 इसमें जो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, समास सभी ने पढ़े हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण है पद प्राप्त, है ना? निम्न में अबिकारी शब्द जो है वो कौन सा है? अबिकारी शब्द हमें बताना है। विशेषण, सर्वनाम, अव्यय या फिर संज्ञा। तो बेकारी और अबेकारी शब्द आपने पढ़े होंगे, जिनमें जो है जल्दी बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 124 का बेकारी और अबेकारी बताना है। जिनमें वचन, लिंग आदि के कारण बेकार उत्पन्न हो जाता है वो बेकारी, और जिनमें बेकार उत्पन्न नहीं होता वो अबेकारी। तो अव्यय जो है, अव्यय यानी कि विकल्प नंबर बी, इनमें बेकार उत्पन्न नहीं होता अव्यय में, तो बी नंबर इसका सही होगा। ये अबेकारी शब्द कहलाएंगे। बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों के, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अव्यय जो है अबेकारी शब्द होते हैं। प्रत्युत्तर में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत्तर में हमें बताना है पिर, परी, परा या फिर प्रति। प्रत्युत्तर में बताना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे। संस्कृत में होते हैं 22 उपसर्ग, और 22 उपसर्ग अगर आपने पढ़ लिए, इनके अर्थ भी जान लिए, तो आप मान के चलो कि आपसे पूरे के पूरे उपसर्ग बनेंगे। और प्रत्युत्तर में सभी ने बताया है 125 का उत्तर कि प्रत्युत्तर में जो आपका उपसर्ग हो जाएगा वो कौन सा होगा? विकल्प नंबर 4 यानी कि प्रति उपसर्ग इसका सही हो जाएगा। 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। अधिकांश लोग ने, अनिल जी, सरिता जी, हेमलता, नीलम जी, बिल्कुल सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। ज्ञा किन वर्णों से मिलकर बना है? ज्ञा ज्ञानी का हम संयुक्त वर्ण पढ़ते हैं, है ना? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। और ज्ञा किन वर्णों से मिलकर बना है? तब आपको बताना है जा, इया, आधा जा, इया, जा, धा, जा और ने। तो बताना है ज्ञा किन वर्णों से बना है। संयुक्त वर्ण हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे छा हो, त्रा हो, ज्ञा हो, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। तब सभी लोगों का उत्तर आ रहा है। एक चीज याद रख लेना दोस्तों, जब संयुक्त वर्ण पूछे जाते हैं कि किस शब्द से बना होता है, तब जो पहला अक्षर होता है वो आधा होता है। इस प्रकार से जैसे जा में हलंत लगा है तो उसके प्रथम अक्षर में हलंत लगा होगा,
तो विकल्प नंबर 2 जो है वो इसका सही होगा, जो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 1963, 1965, 1947 या 1961 में? तब सभी को उत्तर बताना है। 127 का उत्तर सभी लोग उत्तर बताएंगे। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को उत्तर भी बताना है। रितेश जी, सरिता जी, कोरी जी, पुष्पेंद्र जी, विजय, मुकेश जी, मालती जी, तब 127 का सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया है कि राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था 1963, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। 1963 राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था 1963 में, 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से अवधी भाषा के कवि नहीं हैं, तो अवधी भाषा आपने पढ़ी होगी, और अवधी भाषा में अपनी जो रामचरितमानस है वो लिखी गई है तुलसीदास जी की, और अवधी भाषा का कवि कौन सा नहीं माना जाता? जायसी, कुतुबन, तुलसीदास या फिर सूरदास? तब सभी को बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों ने पढ़ा है अवधी भाषा। अवधी भाषा में मलिक मोहम्मद जायसी का एक ग्रंथ है पद्मावत, जो अवधी भाषा में लिखा गया, जिसे महाकाव्य कहा जाता है, सूफी काव्य धारा का। तुलसीदास जी का भी रामचरितमानस अवधी में लिखा गया। ठीक है, कुतुबन की जो मृगावती रचना है ये भी अवधी में लिखी गई, लेकिन सूरदास जी ये ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। विकल्प नंबर जो 4 है वो इसका सही हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया आंसर। निम्न में ह्रस्व स्वर है नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर आपने पढ़े हैं, ह्रस्व स्वर नहीं है, ई, उ, री और आ। तो ह्रस्व स्वर बताना है कौन सा नहीं है, तब आपका आंसर जो हो जाएगा साथियों वो 129 का क्या हो जाएगा? सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि जो बड़ा आ है वो ह्रस्व स्वर नहीं होता, है ना। 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, 4 नंबर बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बिल्कुल आंसर सही बता रहे हैं। अर्धस्वर कौन कहलाते हैं? तब हमने पढ़ा था, कल परसों पढ़ा था अर्धस्वर के बारे में। अर्धस्वर कौन से कहलाते हैं? या, वा, दोनों या कोई नहीं? तब अर्धस्वर आपको बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बता रहे हैं। रिंकू, प्रीति जी, मालती, प्रिया सिंह जी, सभी का आंसर बिल्कुल सटीक आ रहा है। अर्धस्वर बताना है कौन से कहलाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। तब सभी लोगों ने बताया है सी, या और वा जो होते हैं वो अर्धस्वर कहलाते हैं। बहुत बढ़िया आंसर। सेव का विशेषण क्या होगा? आपने विशेषण पढ़ा है साथियों, अब आपको बताना है सेव का विशेषण शंकर होगा, सेव होगा, भगवान होगा या शिवेश होगा? तो सेव का विशेषण हमें बताना है। सभी लोगों ने विशेषण पढ़े हैं। 131 का आंसर बताना है। हेमलता जी, नीलम जी, हरिकेश, प्रिंस जी, संदीप जी, उत्तर क्या हो जाएगा? सेव का विशेषण। सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। उत्तर हो जाएगा आपका सेव का हो जाएगा विशेषण सेव, यानी जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा दोस्तों। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, है ना। 3 नंबर सेव का विशेषण होता है सेव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग बताना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, कवित्री का शुद्ध शब्द के रूप में पूछा जाता है। तो 132 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। अब आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? 132 का कवि का स्त्रीलिंग होगा तो कौन सा होगा? तब 132 का अधिकांश लोग जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? जल्दी जल्दी से उत्तर बताना है, अच्छे से पढ़ के उत्तर बताना है। कंफ्यूजन यहीं पर होता है। देखो, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं, लेकिन उत्तर वास्तव में जो है वो कौन सा है? कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवयित्री होता है। याद रख लेना, इस प्रकार से लिखा जाता है कवयित्री, है ना, याद रख लेना। ये सही शब्द है। शब्द शुद्धि में भी ये पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तब इस प्रकार से दिया जाता है, इस प्रकार से और इस प्रकार से और इस प्रकार से दिया जाता है। तो आपका शुद्ध होता है कवयित्री, यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपन को अच्छे से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सृष्टि, सृष्टि और सृष्टि और सृष्टि, तो बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी सही हो जाएगी? जल्दी से थोड़ा सा अच्छे से देख के बताओ। शुद्ध वर्तनी बनाना है। 131 का उत्तर क्या हो जाएगा? हम सृष्टि कैसे लिखते हैं? तब सभी लोगों को उत्तर बताना है कि सृष्टि हम लिखते कैसे हैं। तब सभी लोग बिल्कुल आंसर, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। तब आपको उत्तर लिखना है कि जो सृष्टि है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। जे वाला जो सही माना जाएगा, विकल्प नंबर 3 जो है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं, है ना। कहीं कहीं कंफ्यूजन जरूर होता है। हमें बताना है हिये तद्भव का सही तत्सम क्या होगा? हिये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा? तब आपको बताना हस्ति, रुक्ष, द्वदय, हृदय या फिर सूत्र। तद्भव बताना हिये का तद्भव क्या होता है? 134 का उत्तर बताना है ना। जल्दी बताओ। निज भाषा उन्नति है तो वो
कहा ना, मिटे ना ही एक असूल, सभी को बताना है। प्रश्न क्रमांक 134 का बताना है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है बिल्कुल सही बताया है। ही मतलब होता है दोस्तों हृदय, हृदय होता है हृदय, ठीक है, हृदय इसका सही होगा। हृदय मतलब विकल्प नंबर जो 2 है वो इसका सही हो जाएगा, याद रख लेना। ही का अर्थ होता है हृदय। बहुत बढ़िया, जसवंत जी, यश जी, हेमलता जी, रवि जी, नीलम जी, सुनीता जी, पुष्पेंद्र जी, रवि जी, हेमलता जी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही अभ्यास। कल अपनी इसी टाइम फिर से क्लास होगी 10:10 पर। आकांक्षा जी, है ना, नीलम सैनी जी, रवि जी, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने उत्तर सही बताए हैं। कुछ प्रश्न थे जो कन्फ्यूजन करने वाले थे। विद्या जी, है ना, मंगल जी, पुष्पेंद्र, रिया, KR जी, रितु जी, सरिता जी, OP जी, ठीक है, प्रिया जी, पुष्पेंद्र जी, सुरेंद्र जी, मदन जी, अनुराधा जी, मुकेश, रवि जी, अनिल कुमार जी, पुष्पेंद्र जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपनी कक्षा निरंतर चलेगी। आकांक्षा जी, यश जी, जसवंत जी, OP जी, है ना, तेरे जाने के बाद वक्त जैसे थम सा गया, फिर बाद में पता चला कि मेरी घड़ी का सेल खत्म हो गया है। बहुत बढ़िया, OP जी, रिंकू जी, मोना जी, गोपाल, राहुल जी, भूर सिंह जी, हेमलता जी, यादव जी, अनिल जी, बहुत बढ़िया, यश जी, मालती जी, सुनीता जी, है ना, बिल्कुल, यतेंद्र जी, राहुल, सोनी जी, अरुण जी, जितेंद्र जी, बिंदु जी, प्रियंका जी, और कीर्ति जी, प्रीति जी, खुरैसी जी, जसवंत जी, ठीक है। पेडागोजी की क्लास, अपनी मैथ पेडागोजी की क्लास होती है दोपहर में 2:30 बजे। मैथ पेडागोजी 2:30 बजे का टाइम जो है वो पेडागोजी के लिए है। अभी पेडागोजी मैथ की चल रही है तो पेडागोजी की क्लास होती है। शाम को 6:30 बजे पर्यावरण की क्लास होती है और 7:15 पर बाल विकास की क्लास होती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना, मोना जी, अनिल जी, यादव जी, जसवंत जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य की क्लास अपनी होती है 9 बजे। हिंदी की जो क्लास, अभी हिंदी पेडागोजी की मैंने विस्तृत रूप से वीडियो बना के डाले हैं, प्लेलिस्ट में देख लेना। और हिंदी की पेडागोजी इसके बाद अपनी जो क्लासें चल रही वो निरंतर चलती रहेंगी। 2:30 बजे पेडागोजी होगी, गणित की पेडागोजी खत्म होगी, उसके बाद हिंदी की पेडागोजी आएगी, हिंदी की खत्म होगी, पर्यावरण की पेडागोजी आएगी। ये सब अलग अलग जो है हिंदी पेडागोजी की अपना जो टाइम है वो 2:30 बजे का है, ठीक है। पुष्पेंद्र जी, गोपाल, सुल्तान जी, SG, अनुराधा जी, नरसिंह जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोगों को वीडियो लाइक जरूर कर देना। अपनी 10:10 पर जो अपनी क्लास होती है इसी टाइम पर चलेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, कुरैशी जी, सभी को धन्यवाद। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।